वेलकम टू इजी मार्केटिंग। लास्ट लेक्चर में हम लोग प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब इस लेक्चर में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे प्रोडक्ट मिक्स क्या चीज़ है और उससे रिलेटेड स्ट्रेटजीज़ कौन सी हैं। फिर हम बात करेंगे प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स की, जिससे मुराद है चार चीज़ें: प्रोडक्ट क्वालिटी, फीचर्स, स्टाइल एंड डिज़ाइन। तो प्रोडक्ट क्वालिटी से मुराद है एबिलिटी टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स, यानी आपकी प्रोडक्ट किस हद तक कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करती है, यही उसकी क्वालिटी है। अगर आपकी प्रोडक्ट 100% सेटिस्फेक्शन देती है कस्टमर को, उसकी नीड को पूरी तरह से फुलफ़िल करती है, तो ये टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट है। और अगर ये कस्टमर की नीड को पूरी तरह से फुलफ़िल नहीं करती, तो फिर इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। चाहे आपने जितनी मर्ज़ी इस पे इनोवेशन की हो, R&D लगाई हो, फीचर्स बहुत अच्छे दिए हों, लेकिन अगर नीड फुलफ़िलमेंट नहीं है तो क्वालिटी नहीं है। दूसरी चीज़ है प्रोडक्ट के फीचर्स, जिन्हें आप डिफ़ाइन कर सकते हैं एज डिस्पैरिटी ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम कंपेटिटर्स, यानी एक प्रोडक्ट को किसी दूसरी प्रोडक्ट से कौन सी चीज़ें हैं जो अलग करती हैं, उसे हम फ़ीचर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप दो मुख्तलिफ़ मोबाइल फ़ोन लें तो उनके अपने अपने फ़ीचर्स होंगे, जैसे उनकी स्क्रीन का साइज़ क्या है, या उनका कलर किस तरह का है, या उनमें मेमोरी कितनी है, या जो कितने मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, कितने मेगापिक्सल का बैक कैमरा है। ये सारी चीज़ें उसके फ़ीचर्स हैं। तो मुख्तलिफ़ मोबाइल फ़ोन्स के जो फ़ीचर्स हैं वो भी मुख्तलिफ़ होंगे। तीसरी चीज़ है स्टाइल, जिसे आप अपीयरेंस या एस्थेटिक्स कह सकते हैं। जैसे आप किसी घर को देखते हैं तो उस घर की जो अपीयरेंस है, उसका कलर है, उसका डिज़ाइन है, डिज़ाइन तो नहीं कह सकते, जो उसकी शेप है, साइज़ है। किसी गाड़ी को आप देखते हैं, उस गाड़ी की शेप, साइज़, उसकी लुक्स, एस्थेटिक्स, अपीयरेंस और देखने में कितनी खूबसूरत है, ये सारी चीज़ें उसके स्टाइल में आती हैं। जो डिज़ाइन है ये एक बड़ी चीज़ है। स्टाइल से बड़ी चीज़ को डिज़ाइन कहते हैं। स्टाइल तो ये ना कि जो कुछ विजिबल है, जो आप देख सकते हैं, वो एस्थेटिक्स जो नज़र आ रहे हैं। और डिज़ाइन में स्टाइल के साथ वो चीज़ें भी आ जाएंगी जो इनविजिबल हैं, जो नज़र नहीं आ रही लेकिन सिर्फ महसूस की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे आप एक शोरूम में जाते हैं कोई बेड ख़रीदने के लिए। अब वो जो बेड है उसकी एक शेप है, साइज़ है, कलर है, वो सारा कुछ जो आप देख रहे हैं वो उसके एस्थेटिक्स हैं जो विजिबल हैं, इसीलिए उन्हें स्टाइल कहा जाएगा। अब आप उस बेड के ऊपर बैठ के देखते हैं या लेट के देखते हैं तो वो कितना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो ये कंफर्ट जो है ये देखने में नहीं पता चल सकती, ये उसके ऊपर जब लेटेंगे या बैठेंगे तभी फील होगी। तो ये डिज़ाइन का वो पार्ट है जो इनविजिबल है, या आपको अच्छी एक फ़ील आती है, तो ये भी एक इनविजिबल एलिमेंट है। तो विजिबल और इनविजिबल दोनों एलिमेंट्स को मिलाएंगे तो ये डिज़ाइन बनेगा। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की, जिसे प्रोडक्ट मिक्स भी कहा जाता है। पोर्टफोलियो से मुराद होती है कलेक्शन ऑफ समथिंग, और मार्केटिंग में इससे मुराद है कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस और ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स, या बहुत सारी प्रोडक्ट लाइंस। तो अगर हम सोनी, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका पोर्टफोलियो देखें तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी आती हैं, वीडियो गेम्स भी आती हैं, मूवीज़ भी हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज भी हैं। अब ये जो मैंने प्रोडक्ट लाइंस की बात की है वो कई तरह की बेसिस पे बनाई जा सकती हैं। जैसे इकोनॉमिक सेविंग्स हैं। लिवाइस एक वेल नोन ब्रांड है जीन्स का, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। अब हर बंदा एक्सपेंसिव जीन्स अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इन्होंने डेनिजन के नाम से एक और ब्रांड बना दिया है जो कि इकोनॉमिकल जीन्स बनाता है, ताकि मुख्तलिफ जो कस्टमर सेगमेंट्स हैं बेस्ड ऑन बाइंग पावर, वो उनको कैप्चर किया जा सके। दूसरी जो टेक्निक है उसे अप सेलिंग कहते हैं। अप सेलिंग में ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट का एक वर्जन देते हैं तो उसके जो एडवांस वर्जन्स हैं वो भी आते जाते हैं। जैसे BMW की 3 सीरीज़, 5 सीरीज़, उसके बाद 7 सीरीज़, या ऑल्टो जो है उसमें VX है, फिर VXR है, या दूसरे जो मॉडल्स हैं। तीसरी चीज़ है क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग में होता है कि आप एक मेन प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके साथ ऐसी प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं जो उस मेन के साथ फौरी तौर पे या बाद में किसी वक्त इस्तेमाल होनी है। जैसे HP वाले प्रिंटर्स बनाते हैं और उसके साथ वो उसकी जो कैटरेज है वो भी बनाते हैं, क्योंकि जो कैटरेज है वो किसी वक्त ख़त्म होनी है, उसको रिप्लेस किया जाएगा। तो ये जो HP वाले हैं वो कैटरेजेस भी बनाएंगे।
ताकि वो ख़रीद सकें आप। चौथी चीज़ है कि प्रोडक्ट लाइंस बेस्ड ऑन डिफरेंट फीचर्स भी हो सकती हैं, जैसे डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, टेस्ट है, कलर है, साइज़ है, इंग्रेडिएंट्स हैं या इसके अलावा भी। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट मिक्स की, जिससे मुराद है कि एक कंपनी कितनी नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट लाइंस ऑफ़र कर रही है। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कोका कोला की। वैसे तो कोका कोला की जो प्रोडक्ट मिक्स है वो बहुत बड़ी है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ उसकी दो लाइंस एज्यूम की हैं। एक है सॉफ़्ट ड्रिंक्स और दूसरी है मिनट मेड यानी जूसेस। तो सॉफ़्ट ड्रिंक्स में फ़र्दर इसके नीचे आप देखें तो कोका कोला है, फांटा है, स्प्राइट, डाइट कोक और कोक ज़ीरो। इसी तरह मिनट मेड के नीचे जो है वो मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स हैं, गावा, ऑरेंज, मैंगो और मिक्स फ्रूट। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ये इससे रिलेटेड टर्म्स कौन कौन सी हैं। जी, जिन टर्म्स की हम बात करेंगे उन्हें डायमेंशंस ऑफ अ प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं, और इसमें सबसे पहले है विड्थ। विड्थ से मुराद है कि एक कंपनी का जो प्रोडक्ट मिक्स है उसमें कितनी नंबर ऑफ़ लाइंस हैं। तो मैंने जो कोका कोला की मिसाल दी जो कि सिंप्लीफाइड एग्जांपल है, उसमें हमारे पास दो तरह की लाइंस हैं। एक सॉफ़्ट ड्रिंक के ब्रांड्स हैं और दूसरे जो है वो मिनट मेड है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कोका कोला की इस एग्ज़ाम्पल में जो विड्थ है डेट इज़ 2। दूसरी चीज़ है डेप्थ। डेप्थ से मुराद है कि हर प्रोडक्ट लाइन के अंडर कितने वेरिएंट्स हैं जो ऑफ़र किए जा रहे हैं। जैसे अगर आप देखें तो सॉफ़्ट ड्रिंक्स में कोका कोला भी है, डाइट कोक भी है और दूसरे भी जो ब्रांड्स हैं वो दिखाए गए हैं, तो टोटल ये 5 बनते हैं। इसी तरह मिनट मेड में मुख्तलिफ़ वेरिएंट्स हैं जो कि बेस कर रहे हैं फ्लेवर के ऊपर, तो वो टोटल 4 बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो कोका कोला की फ़र्स्ट प्रोडक्ट लाइन है उसकी डेप्थ 5 है और दूसरे की 4 है। तीसरी चीज़ है लेंथ, और लेंथ से मुराद है कि टोटल नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स कितनी हैं किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट मिक्स में। तो अगर इस एग्जांपल में देखें तो कोका कोला की जो फर्स्ट प्रोडक्ट लाइन है उसमें 5 आइटम्स आ रही हैं या प्रोडक्ट्स आ रही हैं, और दूसरे में जो है वो 4 आ रही हैं। दोनों को ऐड करें तो टोटल 9 प्रोडक्ट्स जो है वो बनती हैं। चौथी चीज़ कंसिस्टेंसी है। तो इससे मुराद क्या होती है कि आप जितनी भी प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रहे हैं अंडर योर प्रोडक्ट मिक्स, वो कितनी ज़्यादा सिमिलर हैं, कितनी ज़्यादा मिलती जुलती हैं। उनके लिए जो प्रोडक्शन है वो कितनी ज़्यादा सिमिलर होगी। उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो एक ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के ज़रिए कितनी प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में भिजवाई जा सकती। तो अगर आप इस एग्ज़ाम्पल में देखें तो कंसिस्टेंसी इज़ हाई, बिकॉज़ के एक तरफ सॉफ़्ट ड्रिंक्स हैं, दूसरी तरफ मिनट मेड जूस है। कंबाइंडली हम दोनों को बेवरेजेस कह सकते हैं। तो एक तो मिलती जुलती हैं, दूसरा इनको जो बनाने का तरीका यानी प्रोडक्शन है वो भी सिमिलर है, और तीसरा एक ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के ज़रिए ये कंपनी से कंज्यूमर्स तक पहुंचाई जा सकती हैं। तो इस केस में कंसिस्टेंसी जो है वो हाई। प्रोडक्ट मिक्स की मुख्तलिफ़ तरह की स्ट्रेटजीज़ हैं, जिसमें सबसे पहले है एक्सपेंशन, यानी प्रोडक्ट मिक्स में नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट लाइंस को इंक्रीज़ करना। जो एग्ज़ाम्पल हम पढ़ रहे थे इसमें कोक की दो प्रोडक्ट लाइंस हैं, एक सॉफ़्ट ड्रिंक्स हैं और दूसरी जो है वो मिनट मेड है। अगर हम इसमें प्लेन वाटर भी ऐड कर दें तो एक नई लाइन इसमें बन जाएगी, और इस चीज़ को हम एक्सपेंशन कहते हैं। सेकंड स्ट्रेटजी इज़ डीपनिंग डेप्थ, यानी जो एक प्रोडक्ट लाइन है उसमें उसके वेरिएंट्स को बढ़ा देना। पहले से आप उसमें नए टेस्ट ऐड कर सकते हैं, ये कलर हो सकते हैं, ये पैकिंग हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट। अब इसकी दो टाइप्स हैं, एक है ट्रेडिंग अप और दूसरी है ट्रेडिंग डाउन। ट्रेडिंग अप से मुराद है कि आप कोई ऐसी नई चीज़ ऐड करते हैं उस प्रोडक्ट लाइन में जो ज़्यादा कॉस्टली है, ज़्यादा महंगी है, और यूजुअली ऐसा किया जाता है उस प्रोडक्ट का या ब्रांड का इमेज इंक्रीज़ करने के लिए, और इसी चीज़ को अप सेलिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पे ऑल्टो जो है इसके मुख्तलिफ़ वर्जन्स हैं, वी एक्स, वी एक्स आर और वी एक्स एल। तो वी एक्स जो है वो एक बेसिक वर्जन है जिसमें एयर बैग्स नहीं हैं, जबकि वी एक्स आर में एयर बैग्स मौजूद हैं। तो एक फ़ीचर जो है उसमें ऐड हो गया है जिसकी वजह से जो वी एक्स आर है उसकी प्राइस भी ज़्यादा है, तो इसे आप अप सेलिंग की प्राइस जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। ट्रेडिंग डाउन जो है वो ट्रेडिंग अप का बिल्कुल अपोजिट है, जिसमें आप कोई लो प्राइस प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट लाइन में ऐड करते हैं, और ताकि इसका मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू अफोर्डेबिलिटी उनको टारगेट किया जा सके।
और इसको आपने पढ़ा था इकोनॉमिक सेविंग्स के नाम से पहले कि लिवाइस जो है वो जीन्स का ब्रांड है, महंगा है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उन्हीं का एक ब्रांड जीन्स का डेनिजन के नाम से भी है जो रिलेटिवली लो प्राइस्ड है। फिर नेक्स्ट स्ट्रेटजी है कॉन्ट्रैक्शन। ये एक्सपेंशन का बिल्कुल ऑपोजिट है कि आप अपनी प्रोडक्ट लाइन में से ऐसी प्रोडक्ट्स या ऐसे वेरिएंट्स जो लो परफॉर्मिंग है, जिनकी सेल्स ज़्यादा नहीं है, जिनका रेवेन्यू ज़्यादा नहीं है, जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, उनको रिमूव कर दें। ये आपने BCG मैट्रिक्स एक पढ़ा था, उसमें डॉग्स के नाम से एक ब्रांड्स पोर्टफोलियो था जिसको आप रिमूव कर देते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता। BCG मैट्रिक्स का लिंक जो है वो इसी लेक्चर के एंड पे मौजूद है, आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। चौथी जो स्ट्रेटजी है वो रीपोजिशनिंग है, यानी जो एग्जिस्टिंग पोजिशनिंग है किसी प्रोडक्ट की उसको चेंज कर देना। अब ये चेंज कई तरह से हो सकता है, जैसे आप उस प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, या उसकी जो टारगेट मार्केट है उसे आप चेंज कर सकते हैं, या उस प्रोडक्ट के मुख्तलिफ नए यूजेस जो है वो आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। फिर हम बात करेंगे लाइन एंड ब्रांड एक्सटेंशंस के ऊपर, यानी अगर आप अपने प्रोडक्ट मिक्स को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट फैमिली को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस या स्ट्रेटजीज़ मौजूद हैं। तो अगर आप स्क्रीन पे एक मॉडल देखें, ऊपर वाली डायमेंशन है प्रोडक्ट कैटेगरी विच में बी एग्जिस्टिंग और न्यू, और लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ ब्रांड नेम विच में बी एग्जिस्टिंग और न्यू। तो चार तरह के जो ऑप्शंस हैं वो आपके सामने आ रही हैं। अगर ब्रांड नेम एग्जिस्टिंग है और प्रोडक्ट कैटेगरी भी एग्जिस्टिंग है, यानी प्रोडक्ट कैटेगरी भी चेंज नहीं हुई, ब्रांड नेम भी वही रहा, और स्टिल आपने कुछ नई आइटम्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी अपनी प्रोडक्ट मिक्स के अंदर, तो इसे हम कहते हैं लाइन एक्सटेंशन। यानी अब लाइन एक्सटेंशन के केस में प्रोडक्ट चेंज नहीं होगी, ब्रांड चेंज नहीं होगा, तो फिर चेंज क्या होगा उसमें? कोई फ्लेवर चेंज हो सकता है, कोई पैकिंग चेंज हो सकती है, कोई टेस्ट चेंज हो सकता है, या कलर चेंज हो सकता है, मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। यहाँ एग्जांपल है सर्फ एक्सेल की। सर्फ एक्सेल में आप देखें कि मुख्तलिफ पैकिंग्स में ये अवेलेबल है। प्रोडक्ट कैटेगरी डिटर्जेंट है, ब्रांड नेम सर्फ एक्सेल है, और स्टिल मुख्तलिफ पैकिंग्स हैं, तो ये लाइन एक्सटेंशन है। दूसरी जो ऑप्शन है वो ब्रांड एक्सटेंशन है, जिसमें ब्रांड नेम तो वही रहेगा लेकिन जो प्रोडक्ट कैटेगरी है वो चेंज हो जाएगी। एक नई प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए सेम ब्रांड नेम यूज़ किया जाएगा। इसकी मिसाल यहाँ पे है गोरमे। गोरमे रेस्टोरेंट भी है, गोरमे बेकर्स भी हैं, और उसके साथ साथ गोरमे कोला भी है। तो प्रोडक्ट कैटेगरीज मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, लेकिन ब्रांड नेम सेम यूज़ हो रहा है। तीसरी जो ऑप्शन है वो मल्टी ब्रांड्स कहलाते हैं, और मल्टी ब्रांड्स में आप देखें प्रोडक्ट कैटेगरी वही रहेगी लेकिन जो ब्रांड नेम है वो चेंज हो जाएगा। यानी एक ही प्रोडक्ट को मुख्तलिफ ब्रांड नेम से ऑफ़र करना। जैसे लिप्टन येलो लेबल और सुप्रीम दोनों चाय के ब्रांड्स हैं, दोनों यूनिलीवर के हैं, लेकिन दोनों के जो ब्रांड नेम है वो आप देख सकते हैं कि एक दूसरे से मुख्तलिफ है। चौथी ऑप्शन है न्यू ब्रांड्स, जिसमें प्रोडक्ट कैटेगरी भी नई है और ब्रांड नेम भी न्यू है। इसकी मिसाल है कि जंग अखबार चल रहा था, तो उन्होंने, अब अखबार जो है ये प्रिंट मीडिया में आता है, तो उन्होंने एक चैनल जो है वो बना दिया जियो के नाम से, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है। तो प्रोडक्ट कैटेगरी चेंज हो गई और उसका नाम भी उन्होंने जियो रखा, तो ब्रांड नेम भी नया आ गया, तो इसे हम न्यू ब्रांड्स में शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। लाइन एक्सटेंशन occurs when a company introduces additional items in the same product category under the same brand name, such as new flavors, forms, colors, added ingredients and packing. ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। For example, a soft drink manufacturer might introduce fruits variety to its Diet Cola line. यानी कोका कोला डाइट जो है, प्रोडक्ट कैटेगरी वही रहेगी डाइट कोला, ब्रांड नेम भी वही है कोक, लेकिन इसके अंदर अगर मुख्तलिफ जो फ्रूट्स हैं उनको एज टेस्ट ऑफ़र किया जाए तो ये लाइन एक्सटेंशन कहलाएगी। लाइन एक्सटेंशन एड्स वैरायटी टू इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट फॉर द सेक ऑफ रीचिंग अ मोर डाइवर्स कस्टमर्स बेस, यानी नए कस्टमर्स बनाने के लिए, क्योंकि मुख्तलिफ कस्टमर्स की जो चॉइस है, टेस्ट है, वो मुख्तलिफ हो सकता है। तो नए कस्टमर्स बनाने के लिए एंड अपीलिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर्स विद न्यू ऑप्शंस,
और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको भी एक एक्साइटमेंट होगी जब कोई नए वेरिएंट्स आपकी प्रोडक्ट के आएंगे। सेकंड स्ट्रेटजी, ब्रांड एक्सटेंशन, is the scenario when the firm enters a new product category with an existing brand name. Brand extension is usually done in related categories. एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ, सिर्फ ये इसमें ऐड किया गया है कि आम तौर पे ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स या रिलेटेड कैटेगरीज में ही होगा। फॉर एग्जांपल, डव विच वाज अर्लियर इन द सोप कैटेगरी हैज़ आल्सो कम अप विद डव शैम्पू विच इज़ एंटायरली अ डिफरेंट कैटेगरी कॉल्ड हेयर केयर। जो सोप था वो डिफरेंट है, शैम्पू जो है वो डिफरेंट है, लेकिन स्टिल बोथ आर रिलेटेड। थर्ड स्ट्रेटजी इज़ मल्टी ब्रांड्स, which is offering various brands in the same product category. Its objective is to grab the maximum market share by not giving space for expansion to competitor brands. जी, बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है और ये इसलिए आप इस्तेमाल करते हैं कि आपने जो कंपेटिटर्स हैं उनको मार्केट में घुसने नहीं देना या आपने उनको एक्सपैंड नहीं होने देना। तो जैसे कि यूनिलीवर ने एक मल्टी ब्रांड स्ट्रेटजी बनाई फॉर इट्स शैम्पू ब्रांड्स। आप देखें कि ट्रेसेमे, डव, सनसिल्क, क्लियर और लाइफ बॉय, ये सारे शैम्पू हैं, इनके 5 मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, ब्रांड नेम्स डिफरेंट हैं, इसीलिए मल्टी ब्रांड स्ट्रेटजी है। ये पांचों एक ही कंपनी यूनिलीवर के हैं और इनकी अपनी अपनी टारगेट ऑडियंस है। जैसे लाइफ बॉय जो है वो टीन गर्ल्स जो 8 से 12 साल की जो एज की लड़कियां स्कूल गोइंग हैं, ये उनको टारगेट करता है, फोकस करता है। क्लियर जो है ये फॉर जेंट्स है। सनसिल्क जो है वो यंग गर्ल्स जो हैं, जैसे 20-25 साल 30 साल की लड़कियां, इस एज ग्रुप को टारगेट करता है। डव जो है वो थोड़ा सा 35-40 साल या उससे ज़्यादा एज की जो ख़वातीन हैं उनको फोकस करता है। और जो ट्रेसेमे है ये प्रोफेशनल या वर्किंग वीमेन जो है उनको टारगेट करता है। तो देखें कि कितना स्मार्टली या क्लेवरली यूनिलीवर ने अपने ब्रांड्स जो है वो हर टारगेट मार्केट के लिए जो है वो बना दिए, तो बाकी जो कंपेटिटर्स हैं उनके लिए एक्सपैंड करने का जो मौका वो कम हो गया। लास्ट जो स्ट्रेटजी है उसे न्यू ब्रांड स्ट्रेटजी कहते हैं, जिसमें एक नई प्रोडक्ट कैटेगरी बनाई जाती है और एक नया ब्रांड नेम जो है वो रखा जाता है। मिसाल के तौर पे शान कंपनी के बारे में आप जानते हैं कि ये मसाला जात बनाते हैं, पाकिस्तान की मशहूर कंपनी है और इन्होंने ही शूप के नाम से एक नया ब्रांड जो है वो शुरू किया है जिसकी प्रोडक्ट कैटेगरी है नूडल्स। तो प्रोडक्ट कैटेगरी भी पहले ये ऑफ़र नहीं कर रहे थे, नई थी, और इसका नाम भी इन्होंने शान की बजाय शूप रखा जो कि एक न्यू ब्रांड नेम है। तो इस तरह से एक न्यू ब्रांड स्ट्रेटजी कहलाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स के हवाले से ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स बताए गए इनकी समझ आ गई होगी। इस वीडियो के हैंडआउट्स का लिंक जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों से भी शेयर करें। थैंक यू।